गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटे हमें प्रॉपर्टी बनानी है। तो देखो हमने क्या किया था, वेलोसिटी किसके इक्वल थी, ई क्रॉस बी के इक्वल थी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी वो वेलोसिटी किसके इक्वल थी डियर स्टूडेंट्स, ई क्रॉस बी के इक्वल थी। ठीक है, लेट द वेव इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन, लेट द वेव इज मूविंग इन जेड डायरेक्शन। सपोज हमारी वेव किधर जा रही है बेटे, जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो v किसके इक्वल था, v k के इक्वल। ठीक है, और ये k कैसे आया था, k आएगा आपको भी पता है, जब हम i क्रॉस j करें तब जा करके आएगा हमारा k आएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पर ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटे अब हमें इसके अंदर जो है इसका डायग्राम बनाना है। के किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ग्राफ को ध्यान से समझना। ये हमारे पास वेव प्रोपोगेशन है। लेट दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, होता है या नहीं होता। तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर वाइब्रेट हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाइब्रेशन होगा। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जाएगा। एक बार मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर ये इस तरह से इधर जाएगा, फिर ये इस तरह से इधर आएगा, ये इधर। कहने का मतलब ये है बेटे, ये डायग्राम जब बनाते हैं कि अगर हमारी वेव ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो हैं इस तरह से परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। अब देखो ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस में कौन वाइब्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर वाइब्रेट करेगा, वाई एक्सिस में। ये वाई देखो, ये जेड, ये एक्स लिया है और ये वाई लिया है हमने। तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर इस तरह से, और वेव कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। क्लियर हो गया। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से इसके अंदर बनाते हैं ये डायग्राम। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं बेटे, ये इधर आने चाहिए, ये y के पैरेलल, ये y के पैरेलल जाएंगे। तो ये इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। क्लियर हो गया। ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ये ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स बनेंगे। थोड़ा अच्छा व्यू आपकी बुक में दे रखा है बेटे, एक बार वहां से जरूर देखना। ठीक है, ये कौन सा था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस रहेंगे। क्लियर है? ये जो है, पहले तो इस डायग्राम को नोट करो। कर लिया? समझ में आ गया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये मीन पोजीशन से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मैग्नेटिक फील्ड ये मीन पोजीशन, इससे पहले पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये वेव इधर जा रही है, ठीक है, ये वेव इधर जा रही है। ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर रहने वाले। क्लियर है भाई? अच्छा, फिर हम इसमें, ये तो डायग्राम हो गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। नोट कर लिया था? वीडियो को रिवाइंड कर देना भाई अगर नोट नहीं किया है तो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटे थ्योरी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ सी। किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी? सी की स्पीड से, मीन्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करने वाली है। क्लियर है? एक मिनट भाई, क्लियर व्यू आ रहा है? नेक्स्ट, दूसरा इसके अंदर है भाई, दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। Electromagnetic waves require no medium for their propagation। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सनलाइट है, सनलाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं, वो वैक्यूम में से भी ट्रेवल करके आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, हम नेचर की बात, सॉरी थर्ड, हम इसके अंदर बेटे बात करते हैं नेचर कैसा होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होगा? ट्रांसवर्स नेचर होगा। कैसा नेचर होगा डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स नेचर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या है? ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग ये था बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और क्या होगा? वो वेव के परपेंडिकुलर, वेव के प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद फोर्थ है बेटे, चलो पहले इन तीनों को नोट करो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बेटे हम डिस्कस करते थे फोर्थ जो होता था हमारा V = E × B। ये हमने बहुत बार लिख लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आप ये लिख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैरी करती हैं एनर्जी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या करेंगी? एनर्जी को कैरी करेंगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, वो एनर्जी साथ लेकर चलेगी, और वो एनर्जी जो है विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, which is equally distributed between electric and magnetic, between electric energy and magnetic energy. जैसे एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटे 10 जूल की अगर एनर्जी लेकर चली है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है, तो बेटे इसमें से 5 जूल किसकी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और 5 जूल किसकी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर जो एनर्जी होने वाली है वो एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो एनर्जी क्या रहेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उस डेरिवेशन को हम करते हैं। फॉर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एनर्जी कितनी थी बेटे, देन एनर्जी, तो उस टाइम पे एनर्जी बोलो कितनी थी, या एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या ई नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डीसी के लिए हमने कैलकुलेट किया था, और डीसी में ई क्या हो जाता था, ई नॉट हो जाता था। क्लियर हुआ। एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और बेटे मैग्नेटिक के लिए फॉर ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर होता था, देन उस टाइम पे टोटल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती थी। ये जो एनर्जी आई है बेटे, इसको हम देखो एक चीज म्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको हम यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी को, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को, और ये कितनी होती थी, हाफ बी स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। क्लियर है। एक मिनट पर हाँ भाई, ये कब आए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहे थे। ये कब आए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहे थे। बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस साइनोसोडियली, चेंजेस साइनोसोडियली। साइनोसॉइड का मीनिंग ये है बेटे कि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, जैसे साइन के वेरिएशंस हैं उसके अंदर, पहले जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर माइनस में, फिर मैक्सिमम, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ई नॉट था वो किसके इक्वल हो जाएगा, या एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट। देखो
ई नोट किसके इक्वल होता था, ई आर एम एस बाई रूट टू के इक्वल, या ई आर एम एस किसके इक्वल होता था, ई नोट बाई रूट टू के इक्वल। एक मिनट, ई आर एम एस ई नोट बाई रूट टू के इक्वल होता था। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई ई नोट बाई रूट टू, और इसका क्या था, स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, ये है हमारे पास ई आर एम एस का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू ई इज इक्वल टू वन बाई टू एप्सिलॉन नोट, ई आर एम एस किसके इक्वल होता है, ई नोट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो म्यू ई कितना हो जाएगा, 1/4 ई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। समझ में आया। दिस इज एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस। किस टर्म में है भाई, ये आरएमएस की टर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 बी नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट, बट बी नोट किसके इक्वल है, बी आर एम एस, अच्छा सॉरी साइनसोइडली चेंज हो रहा है, तो बेटे ये क्या हो जाएगा, बी आर एम एस 1/2 बी आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नोट बाई रूट टू के इक्वल। तो ये हो जाएगा बी नोट बाई म्यू नोट बी नोट बाई म्यू नोट, सॉरी बी नोट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो म्यू बी कितना हो जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट 1/4। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, अल्टरनेटिंग एनर्जी डेंसिटी किसकी है बेटे, ये अल्टरनेटिंग एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, या एवरेज एनर्जी भी कह सकते हो। दिस इज एवरेज एनर्जी, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, दिस इज एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, और ये किसकी एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यहीं पर कर देते हैं, टोटल एवरेज डेंसिटी, टोटल एवरेज डेंसिटी कितनी होगी, टोटल एवरेज डेंसिटी होगी प्लस बी यू इज इक्वल टू 1/4 यू ई की वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर प्लस 1/4, ये वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर बाई म्यू नोट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर प्लस बी नोट का स्क्वायर बाई म्यू नोट। दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 1/4 ई नोट एप्सिलॉन नोट बाई ई नोट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट इनटू ई नोट का स्क्वायर प्लस बी नोट का स्क्वायर बाई म्यू नोट। दिस इज द टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टोटल एवरेज डेंसिटी आई है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार नोट करो, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम।
कर लिया। अब ये लाइन तो हो गई कि टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को कैरी करेगी। अब हमें ये और प्रूव करना है कि ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होनी चाहिए? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यू बी किसके इक्वल आया है? यू बी इसके इक्वल आया था 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। यही आया था या नहीं आया था? 1/4 बी नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट। ठीक है। C किसके इक्वल होता है? कल हमने पढ़ा था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C किसके इक्वल होगा? E नॉट बाई बी नॉट के इक्वल, E नॉट बाई बी नॉट। ये किसके इक्वल होता है? E RMS बाई बी RMS। देखो कैसे आया। E RMS कितना होगा भाई? E नॉट बाई √2। E RMS कितना होगा? E नॉट बाई √2। बी RMS कितना होगा? B नॉट बाई √2। तो ये हो जाएगा E नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 बाई बी नॉट। तो E नॉट बाई बी नॉट को हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? C किसके इक्वल होगा? E नॉट बाई, तो B नॉट किसके इक्वल होगा? E नॉट बाई C के इक्वल। भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। B नॉट इज इक्वल टू E नॉट C नॉट। C किसके इक्वल होता है? C इज इक्वल टू म्यू नॉट E नॉट 1 बाई म्यू नॉट E नॉट। ये भी रिलेशन पढ़ा था हमने, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये वैल्यू इसमें पुट की तो ये हो जाएगा B नॉट इज इक्वल टू E नॉट, अगर 1 बाई C है तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। B नॉट कितना हो गया हमारा? E नॉट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसके अंदर ये इक्वेशन हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन हमारी जो हो जाएगी, एक मिनट टुडे, चलो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें पुट करें। ये फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से यू बी कितना होगा? यू बी इज इक्वल टू 1/4 बी नोट की जगह पर हम ई नोट का स्क्वायर, देखो बी नोट की जगह पर ई नोट का स्क्वायर म्यू नोट ई नोट डिवाइडेड बाय म्यू नोट, यू बी कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। आया या नहीं आया? ये क्या थी? ये एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी थी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो दोनों क्या होंगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्लियर है बेटे? पहले इसको नोट करो। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ वेव एक टॉपिक हमें यहाँ पर और पढ़ना है। पहले एक डेफिनेशन को पढ़ते फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को करेंगे। भाई एक मिनट रुकना।
नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव डेफिनेशन है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, जब लाइट किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। लाइट जब आती है, वो लाइट एक यूनिट एरिया के ऊपर, कोई भी एरिया है, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी falling per unit area, amount of energy falling per unit area, per unit time, per unit area, per unit time, normally on a surface, normally on the surface, this is known as, इसको क्या कहेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ वेव। दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। देखो बेटे, हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे इधर से सनलाइट आ रही है, ये इधर से कंटिन्यूसली सनलाइट आ रही है। सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो अपने साथ क्या करेगी, एनर्जी लेकर आएगी। तो एक तरह से यहाँ एनर्जी गिर रही है। एक यूनिट एरिया के अंदर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इसके ऊपर गिरी, इस सरफेस पर गिरी, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मली ऑन द सरफेस, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ वेव को बेटे हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट, जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जूल, एरिया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या दूसरा हम इसके अंदर करते हैं बेटे, मल्टीप्लाइड बाय 1/a। देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, वर्क अपॉन टाइम इज पावर। तो यहां पर वाट, एरिया क्या, पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट, ये यूनिट होंगी, दो यूनिट आपके पास आ गई है, इंटेंसिटी की जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो बेटे, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ओके बेटे, इंटेंसिटी ऑफ वेव का दूसरा नाम आप लिखना चाहते हो तो इसको एनर्जी फ्लक्स भी कह देते हैं। दिस इज नोन एज एनर्जी फ्लक्स, ये इसका दूसरा नाम रहेगा। करो नोट। कितनी प्रॉपर्टी हमने लिख ली, 5 या 6, ठीक है, शायद 5 लिखी है, 6 लिखी है, देख लेना बेटे, नंबरिंग कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 प्रॉपर्टी बेटे हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी भी होगी और क्या होगा बेटे, मोमेंटम भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एनर्जी भी कैरी करेंगी और मोमेंटम भी कैरी करेंगी। ठीक है, कैसे कैरी करेंगी, देखो भाई, पहले तो कि मोमेंटम इज देयर, अगर मोमेंटम है, लॉजिक समझो, अगर मोमेंटम है तो वहां पर फोर्स होगा। इफ देयर इज मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग dp by dt
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो अगर मोमेंटम है तो यहाँ पर फोर्स रहेगा। इफ देयर इज मोमेंटम देयर इज फोर्स। और अगर बेटे फोर्स है तो क्या होगा, प्रेशर भी होगा। तो बेटे यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो कि अगर मोमेंटम है तो वहां पर क्या मिलेगा, फोर्स भी मिलेगा। और अगर फोर्स है तो देयर विल बी प्रेशर। इसको और समझने के लिए बेटे हम सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं। सनलाइट जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने का मतलब सन से हम सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है। ठीक है, वो सनलाइट अर्थ के ऊपर कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सनलाइट की बजाय हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले सकते हैं, जरूरी नहीं सनलाइट। एक एग्जांपल के तौर पर बताया है कि सबसे पहले अगर मोमेंटम है तो फोर्स रहेगा, और फोर्स है तो वहां पर प्रेशर रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या बताया है कि सनलाइट है हमारे पास। सनलाइट जैसे ही सुबह आती है तो वो अपने साथ एनर्जी लाएगी और वो मोमेंटम लाएगी तो फोर्स लगाएगी तो प्रेशर भी होगा। भले ही वो प्रेशर बहुत कम होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो प्रेशर कितना होता है, हमें महसूस क्यों नहीं होता, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सनलाइट का एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, इफ सनराइज अगर सनराइज होता है देन सनलाइट which is a form of electromagnetic wave, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म है। इट कैरीज मोमेंटम ड्यू टू मोमेंटम देयर इज फोर्स, इस मोमेंटम के कारण यहां पर क्या होगा, फोर्स होगा, एंड हेंस प्रेशर इज देयर, और यहां पर क्या मिलेगा, हमें प्रेशर भी मिलेगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। वो प्रेशर दो टाइप का होगा। दिस प्रेशर इज ऑफ टू टाइप, ये प्रेशर दो टाइप्स का होगा। फर्स्ट, दो टाइप का प्रेशर कौन कौन सा होगा, इफ सनलाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, और दूसरा कौन सा होगा, इफ सनलाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। दो तरह का प्रेशर हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पहला तो सनलाइट जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, और दूसरा सनलाइट जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। क्लियर है? इंक डालते बेटे, इसको नोट करो। तो हम डिस्कस करते हैं बेटे, दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सनलाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, कर लिया था नोट। फर्स्ट टाइप है जो हमारी, इफ सनलाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब टाइप है। इफ सनलाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, अगर सनलाइट जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये देखो, ये कंप्लीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहां से ये एनर्जी आ रही थी, ये अर्थ सरफेस ने क्या कर लिया, अर्थ का सरफेस है, इसने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब एब्जॉर्ब किया, ठीक है, देन मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेसेस,
then momentum transferred to the surface. सरफेस पर टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ये हम कैलकुलेट करना है कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। देखो मोमेंटम कितना होगा बेटे, डेल्टा यू इज इक्वल टू पी बाई सी, डेल्टा पी इज इक्वल टू यू बाई सी। कोई नया फार्मूला है? नया फार्मूला नहीं है बेटे। देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है, mc स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। और u बाई सी करें तो mc स्क्वायर बाई सी, एक c से c कैंसल, ये क्या हो गया मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी ही क्या होता है बेटे, एनर्जी होता है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी। तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी। क्लियर है? अब इसके बाद फोर्स एग्जर्टेड हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स एग्जर्टेड जो कि कितना होगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो dp की वैल्यू हमने पुट की, f इज इक्वल टू, dp की वैल्यू कितनी होगी, म्यू बाई सी डेल्टा टी, यू बाई सी डेल्टा टी, यू एफ इज इक्वल टू यू बाई सी डेल्टा टी। अब फोर्स पर यूनिट एरिया अगर कैलकुलेट करें, या फोर्स कैलकुलेट किया, प्रेशर कैलकुलेट करें। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू सी डेल्टा टी इंटू ए, म्यू सी डेल्टा टी इंटू ए। दिस इज द प्रेशर, ये क्या आया है, दिस इतना फोर्स लगाएगा, ये इतना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। कितना लीनियर मोमेंटम, कितना मोमेंटम रहेगा, एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहां देखो u a डेल्टा t, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। ये किसके इक्वल था, इंटेंसिटी के इक्वल था। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू I बाई सी, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको नोट करो स्टूडेंट्स। फिर देखो इसको, इसमें क्या बताया था कि हमें प्रेशर क्यों नहीं महसूस होता। हमें प्रेशर इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है 3 × 10⁻⁻8 वो मैक्सिमम है, और वो फोर्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये मैक्सिमम है तो फोर्स क्या रहेगा, मिनिमम। इसी तरह से यहाँ भी प्रेशर के अंदर भी स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई, उसी के कारण हमें यहाँ पर फोर्स नहीं महसूस होता। क्लियर है? चलो बी पार्ट करते हैं, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट है बेटे, इफ सनलाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड, सनलाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स ये पी मोमेंटम इधर था, पी मोमेंटम इधर था, टोटल मोमेंटम कितना होगा, देन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। देखो बेटे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक मोमेंटम नीचे एक मोमेंटम ऊपर, जीरो, ऐसा नहीं होगा। ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है, p है, और इनिशियल लीनियर मोमेंटम भी p है, बट एक मोमेंटम डाउनवर्ड में, एक मोमेंटम अपवर्ड में, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव
यहाँ पर डेल्टा पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, 2p के इक्वल होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, 2p के इक्वल होगा। तो 2p इज इक्वल टू 2u/c के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारा u/c का फार्मूला था उसी में 2 लगा दिया। इसी तरह से फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt 2uc डेल्टा t। प्रेशर कितना होगा, 2uac डेल्टा t, uc डेल्टा t बाई a। ये किसके इक्वल, इंटेंसिटी के इक्वल, तो 2I/c के इक्वल। क्लियर है, आगे समझ। ओके, फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बेटे आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 7th प्रॉपर्टी, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाता है, इसको नोट करो। प्रॉपर्टी नंबर 7, मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूँ। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मासलेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मासलेस। ये एक तो क्या होती है बेटे, मासलेस होती हैं एंड चार्जलेस, चार्ज भी नहीं होता इनके पास। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेंस इस प्रॉपर्टी के कारण, इन्हीं के कारण, हेंस दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, hence they do not respond to electric and magnetic fields, electric and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में। ये प्रॉपर्टी थी बेटे, एक हमारी टेबल रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक रहता है, हमारी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। एक 6th यूनिट में टाइम लगेगा, 7th यूनिट में 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 8th यूनिट में 1 हफ्ता, 9th यूनिट में 1 हफ्ता, एक 6th यूनिट बचती है बेटे आपकी। डियर स्टूडेंट्स, आपने पेपर किए हैं, पेपर चेक भी किए हैं हमने। कुछ स्टूडेंट्स अच्छा पेपर कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स बेटे ध्यान नहीं दे रहे। बेटे आपकी 12th क्लास एग्जाम है, आपका ये मार्क्स आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगे। आप नॉलेज भी बढ़ाओ, अपनी न्यूमेरिकल्स भी करो बेटे, आप अच्छे से अपना होमवर्क करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।